कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुस्लिम लीग के साथ संबंध बताते हुए उन पर निशाना साधा था। इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी अपना इतिहास पढ़े। उनके वैचारिक पूर्वजों ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग के नाम पर सोशल मीडिया पर भी कई खेमे भिड़ गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनी मुस्लिम लीग का वीर सावरकर के साथ कैसा संबंध रहा, क्या उन्होंने राजनीतिक तौर पर उनसे कोई सहायता ली थी या नहीं ली थी, कांग्रेस ने क्या सहायता ली थी, पहले से लेकर अब तक की सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि कैसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और कैसे मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारे तक हिस्सा रहा और उसके बाद मुस्लिम लीग का क्या हुआ। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में मुस्लिम लीग के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन। 20 जुलाई 1905 को भारत में वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। ढाका को ईस्ट बंगाल की राजधानी बनाया गया, जहां के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह थे। 4 सितंबर 1906 को बंगाल विभाजन के समर्थन में ढाका में बहुत भारी भीड़ जुटाई गई। इतिहासकार जॉन आर मैकलोन के मुताबिक बंगाल विभाजन के बाद हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी बन रही थी। इस दौरान कम ही ऐसे संगठन थे जो मुस्लिमों के अधिकारों की बात करते हों। नवाब सलीमुल्लाह का मानना था कि कांग्रेस में भारतीय मुसलमानों के हक की आवाज़ को सही जगह नहीं मिल रही है। उन्होंने अपनी कौम के लिए एक नई पार्टी बनाने का फैसला लिया। 30 सितंबर 1906 को ख्वाजा सलीमुल्लाह ने आगा खां और अन्य मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया। नवाब सलीमुल्लाह खान के मुस्लिम लीग बनाने के पीछे कुछ निजी आर्थिक हित भी बताए जाते हैं। इतिहासकार मैकलोन के मुताबिक 1904 में जब लॉर्ड कर्जन ढाका दौरे पर आए, तभी ख्वाजा सलीमुल्लाह को मुस्लिमों के लिए अलग राज्य मिलने की भनक लग गई थी। 1904 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह लॉर्ड कर्जन के साथ मुलाकात की गई और मुस्लिम लीग और अलग बंगाल विभाजन की स्थापना की गई। यही कारण था कि एक मुस्लिमों के लिए ईस्ट बंगाल बनाने के फैसले का स्वागत सबसे पहले सलीमुल्लाह ने ही किया था। ब्रिटिश सरकार की तरफ से उन्हें लोन और अन्य तरीकों से लगातार आर्थिक सहायता दी जा रही थी। वहीं ढाका की राजधानी बनने से भी नवाब की अचल संपत्तियों की कीमत अचानक से बढ़ गई थी। 1905 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीडर्स का डेलीगेशन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला पहुंचा। इस डेलीगेशन ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी। अलग निर्वाचन का मतलब था मुस्लिम वोटर्स मुस्लिम नेता को चुनने के लिए वोट करें। डेलीगेशन का तर्क था कि भारत में मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। इसी मीटिंग में आगा खान ने मुस्लिमों के लिए एक अलग पार्टी बनाने की मांग भी रखी। लॉर्ड मिंटो ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को होल्ड करते हुए मुस्लिमों को अलग राजनीतिक पार्टी बनाने की इजाज़त दे दी। हालांकि मुस्लिम लीग के बनने के बाद मुस्लिमों की अलग निर्वाचन की मांग ने और जोर पकड़ लिया। एक दौर ऐसा भी आया जब मुसलमानों के आगे लॉर्ड मिंटो को झुकना ही पड़ा। मार्च 1908 में मुस्लिम लीग ने 10 सीटों की मांग की, जिन पर केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट करें, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत का मन पलट गया। 27 नवंबर 1908 को अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों के संयुक्त निर्वाचन की बात कही। मुस्लिम लीग ने इसे अंग्रेजों का विश्वासघात बताया। मुस्लिम नेता सर सैफी ने वायसराय के सेक्रेटरी डनलप स्मिथ को मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए कई पत्र लिखे। लीग की लंदन ब्रांच समेत कई मुस्लिम धड़ों ने विरोध करते हुए अंग्रेजों पर दबाव बनाया। लॉर्ड मिंटो को समझ में आ गया कि मुसलमान आसानी से नहीं मानेंगे। नवंबर 1909 में मिर्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद
एक्ट 1909 लाया गया, जिसके तहत निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग अलग वर्ग में बांटे गए, जिनमें एक हिस्सा मुसलमानों का भी था। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी या आश्चर्य भी होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना से मोहम्मद जिन्ना का कोई लेना देना नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना 1906 से कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। कांग्रेस में रहते हुए भी जिन्ना मुस्लिमों के हित की बात करते रहते थे। 1910 में जब वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुने गए तो मुस्लिम लीग से उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगी। खैबर पख्तूना एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में पाकिस्तान स्टडीज़ के जानकार हबीब उर रहमान बताते हैं कि जिन्ना एक बार छुट्टियां मनाने इंग्लैंड जा रहे थे। उनकी फ़्लाइट में मुस्लिम लीग के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना जौहर भी सफ़र कर रहे थे। मौलाना ने जिन्ना का रुझान देखते हुए उन्हें मुस्लिम लीग में शामिल होने का ऑफ़र दे दिया। जिन्ना ने शर्त रखी कि मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस की तरह पूर्ण स्वराज की बात करनी होगी। मौलाना ने फौरन सहमति जता दी। आखिरकार जिन्ना ने 1913 में कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिए बगैर मुस्लिम लीग की ज्वाइनिंग कर ली। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के एम्बेसडर भी कहा गया। आइए इसके बारे में जानते हैं ये क्या किस्सा था। दिसंबर 1916 के आखिरी हफ्ते की बात है। 29 से 31 दिसंबर को मोतीनगर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहीं मुस्लिम लीग ने रिफा-ए-अवाम में अपनी वार्षिक बैठक की। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वहीं मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। जिन्ना ने मुस्लिमों को संबोधित करते हुए कहा, मुस्लिमों को लगता है कि वे देश में अल्पसंख्यक हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे पास बैलेट पेपर की ताकत है, कोई भी हमारे अधिकारों को दबा नहीं सकता। अंग्रेजी सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार डालकर हमें आपस में लड़वाना चाहती है। अगर हमें स्वराज चाहिए तो मुस्लिमों को हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मोतीनगर में साझा बैठक कर लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर करते बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। लखनऊ पैक्ट में हुई हिंदू मुस्लिम संधि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में काफ़ी कारगर साबित हुई। इस पैक्ट के बाद फ्रीडम फाइटर सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम सुलह के मामले में जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा। कांग्रेस का इस्तीफा और जिन्ना सावरकर ने सरकार बनाई। जी हाँ दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है कि जिन्ना और सावरकर ने सरकार एक साथ बनाई थी। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसके तहत 1937 में पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव करवाए गए। 11 प्रांतों के 1585 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने 711 सीटों पर जीत हासिल की। जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग 482 मुस्लिम आरक्षित सीटों में से सिर्फ 106 ही सीटें जीत पाई। विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा के हाथ भी कुछ खास नहीं लगा। 2 साल बाद 1939 में दूसरे वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। कांग्रेस ने ब्रिटेन से मांग रखी कि युद्ध में भारत के समर्थन के बदले भारत को आज़ाद करना होगा, जिसके लिए वायसराय लिनथिंगो राजी नहीं हुए। इसके विरोध में अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के साथ ही मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इन प्रांतों में अपनी सरकार बनाने के अवसर तलाशने शुरू कर दिए। 1939 में हिंदू महासभा कलकत्ता अधिवेशन हुआ। अन्य नेताओं के साथ वीर सावरकर भी इसमें शामिल हुए। इसी कड़ी में मुस्लिम बहुल प्रांत सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने साथ में मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई। बंगाल में हिंदू महासभा ने एक अन्य मुस्लिम नेता फजल उल हक उनकी पार्टी केवीपी का समर्थन किया। हालांकि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी इस गठबंधन का समर्थन कर दिया। उस समय के हालात को देखते हुए BR अम्बेडकर ने लिखा था, भले ही अजीब लगे लेकिन मिस्टर सावरकर और मिस्टर जिन्ना 2 राष्ट्र के मुद्दे पर एक दूसरे के विरुद्ध होने के बजाय इस पर पूरी तरह से सहमत हैं। दोनों न केवल सहमत हैं बल्कि जोर देते हैं कि भारत में 2 राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और दूसरा हिंदू राष्ट्र। 1941 में महात्मा गांधी ने बारडोली में एक प्रेस को दिए एक बयान में हिंदू महासभा को मुस्लिम लीग का सहयोगी संगठन बताया था। जिन्ना की
मुस्लिम लीग और सावरकर की हिंदू महासभा की एकता का दूसरा दौर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी दिखने को मिला, जब दोनों ने मिलकर इस आंदोलन का बहिष्कार किया। भारत छोड़ो आंदोलन से मुस्लिम लीग ने दूरी बना ली थी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी थी। अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से शुरू हुए आंदोलन ने जल्दी ही उग्र रूप ले लिया। अंग्रेजों ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। मुस्लिम लीग ने इस दौर में अपनी सरकार चलाना जारी रखा, खुद को आंदोलन से दूर रखा। पाकिस्तानी मूल के लेखक प्रोफेसर इश्तियाक अहमद अपनी किताब जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर्स एंड रोल इन हिस्ट्री में लिखते हैं कि जिन्ना का पाकिस्तान प्रोजेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट पर निर्भर था। अगर वे भारत और लंदन के अधिकारियों के खिलाफ जाते तो पाकिस्तान की मांग में खलल पड़ सकता था। मुस्लिम लीग के आंदोलन से दूरी पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जेल डायरी में लिखा था, मुस्लिम लीग के ये नेता एक सभ्य दिमाग के अभाव का एक जीता जाता उदाहरण है। नेहरू के जवाब में जिन्ना ने एक भाषण में कहा था कि इस युवा नेता की भारत की आध्यात्मिक एकता और सभी समुदाय के बीच में भाईचारे की सोच में बुनियादी गड़बड़ी है। 19 मार्च 1940 को मुस्लिम समुदाय खाकसर के लोग आज़ादी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण मार्च के लिए सड़कों पर उतरे। भीड़ हटाने के लिए पुलिस अधीक्षक डोनाल्ड गेंसफोर्ड ने खाकसर दल के नेता इनायत शाह के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद उप अधीक्षक बीटी जोर से चिल्लाया, मारो, फायर करो। इस आवाज़ को सुनते ही पुलिस वालों ने गोलियां चला दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस घटना में करीब 200 लोग मारे गए, जबकि सरकारी आंकड़ों में यह संख्या महज 30 बताई गई। खाकसर नेता अल्लामा माशरिकी के पोते नसीम यूसुफ लिखते हैं, इस घटना के 3 दिन बाद ही 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होने वाला था। मुस्लिमों के आक्रोश को देखते हुए पंजाब के प्रधानमंत्री सर सिकंदर हयात खान और जिन्ना को अधिवेशन की तारीखें आगे बढ़ाने के लिए सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने तारीखें नहीं बदली। सेशन के दूसरे दिन अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग राज्य का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि अलग देश की मांग वाले इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का पहले इस्तेमाल नहीं किया गया और यह प्रस्ताव पास भी हो गया था। सीनियर पॉलिटिशियन जसवंत सिंह अपनी किताब जिन्ना भारत विभाजन के आईने में लिखते हैं कि लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग धर्मों, दर्शनों, सामाजिक रीति रिवाजों और साहित्यों से ताल्लुक़ रखते हैं। न तो वो आपस में शादियां करते हैं और न ही एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं। ये दोनों अलग अलग अपनी सभ्यताओं से संबंध रखते हैं जो परस्पर विरोधी विचारों और मान्यताओं पर आधारित है। लाहौर अधिवेशन को 1941 में मुस्लिम लीग के संविधान में शामिल किया गया। इस प्रस्ताव के आधार पर ही 1946 में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की मांग रखी। नेहरू और जिन्ना को लॉर्ड माउंटबेटन ने बुलाया और भारत पाकिस्तान अलग करने का प्लान साझा किया। इस तरह 14 अगस्त 1947 को मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान बना दिया गया। बंटवारे के बाद मुस्लिम लीग का क्या हुआ, आइए इस बारे में जानते हैं। आज़ादी और बंटवारे के साथ ही जिन्ना वाली मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया। इसकी जगह दोनों देशों में इस नाम से नई पार्टी बनी। पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है, यहाँ ऑल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग बनी। अवामी मुस्लिम लीग ने मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बंगाल की आज़ादी का आंदोलन चलाया। बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना इसी अवामी लीग से हैं। पश्चिमी पाकिस्तान जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान है, यहाँ बनी मुस्लिम लीग का राजनीतिक प्रदर्शन शानदार रहा। पाकिस्तान के शुरुआती 6 प्रधानमंत्री मुस्लिम लीग से ही थे। जिन्ना वाली मुस्लिम लीग में मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष रहे मोहम्मद इस्माइल ने ही 1948 में भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नींव रखी। जब पार्टी बनाने के लिए पहली बैठक बुलाई गई तो उसमें जिन्ना वाली मुस्लिम लीग। नेहरू नहीं चाहते थे कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हो। देश में मुस्लिम लीग के नाम से बन रही एक नई पार्टी से नेहरू खुश नहीं थे। उन्होंने उस समय के भारत के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन से भी कहा था कि वे मोहम्मद इस्माइल को इस विचार को अपनाने की सलाह दें। नेहरू का मानना था कि भारतीय मुसलमानों
को मुस्लिम लीग जैसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसके 7 दशक बाद राहुल गांधी ने अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान मुस्लिम लीग की सेकुलर पार्टी बताते हुए तारीफ की थी। कांग्रेस ने केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार भी बनाई थी। 2012 में नागपुर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी ने भी मेयर बनाने के लिए मुस्लिम लीग के 2 पार्षदों का सहारा लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया कि कैसे वीर सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस का मुस्लिम लीग से कैसे संबंध रहा और कैसे इन्होंने अपनी सरकारें बनाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।